हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। और आप लोग हैं हमारे साथ द बेस्ट पॉइंट ऑफ स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। इसमें एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जो कि यूपीपीसीएस प्री के क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। इसमें हो रहा है सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। और मैं आप सभी न्यू स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि 2012 से 2023 तक के हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। सेट 2 चल रहा है और सेट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट को सर्च करके हमारे वाले चैनल पे तो आप जो ओल्ड वीडियोस हो चुकी हैं कंप्लीट उनको आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक करके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा चुकी थी और अभी जो लेफ्ट क्वेश्चंस थे वो हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे 39 नंबर क्वेश्चन पे, बिकॉज 38 क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो किसके सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा आपके पास यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति के। ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति। अब अगर हम बात करें स्वर्ण सिंह समिति के गठन की, तो गठन आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। गठन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। ओके, किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? तो हम द्वारा की अगर हम बात करें किसके द्वारा गठन किया गया था, तो कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी उसके द्वारा गठन किया गया था। कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसका गठन किया गया था। इनकी मतलब जो सिफारिश थी उसमें स्वीकार किया गया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो होगा वो होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन जो हुआ, ठीक है ना, इतना ही लिख लो, संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, 1976 में। इसमें संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया, ठीक है ना, भाग 4 को जोड़ा गया। और भाग 4 को जोड़ा गया, जो आर्टिकल था इसमें आर्टिकल को जोड़ा गया, आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 का को जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि भारतीय संविधान में अब मूल कर्तव्य होंगे। और कितने जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में जो मूल कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो 11 हुई है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जो मूल कर्तव्य हैं इनकी संख्या 11 हो गई है और इसका ईयर क्या था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में जो निम्नलिखित में से शामिल है, लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑफ कोर्स ये तो है ही, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। नो, प्रधानमंत्री की बात नहीं करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, नो, इसकी भी नहीं। राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, ऑफ कोर्स राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, क्योंकि राष्ट्रपति और दोनों सदन की जब हम बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है। तो आंसर हमारे पास होगा डी, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, किसके बगैर? जो राज्यसभा में कोई भी विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, तो ये होगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर कोई भी विधेयक जो है वो विधानसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल विधान परिषद में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं, धन विधेयक को क्या किया जा सकता है? विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के, मतलब जो सिफारिश करता है राज्यपाल की सिफारिश पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा कब होगा? राष्ट्रपति की इच्छा से होगा। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तो आंसर क्या होगा? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब होगा, ठीक है ना। और ये प्रावधान कब के, कौन से आर्टिकल में है? संविधान के कौन से, अगर हम बात करते हैं प्रावधान, ये प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल 249 में इसका प्रावधान किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। और ये
5 होनी चाहिए। और इसे संविधान की पीठ भी कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। ओके ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो कौन से राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ है? तो ये हुआ है आपके पास राजस्थान में। जबकि राजस्थान के नागौर में अगर आप बात करें, कई बार आपसे और भी अंदर की चीजें पूछता है, डीप पूछता है, तो आप लोग ये भी याद रखें। कहाँ पे हुआ था? नागौर में हुआ था। ओके, और अगर हम बात करें कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट की जो डेट है आपकी वो होगी 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को। अगर हम बात करें पंचायती राज में, पंचायती राज जो व्यवस्था है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आप याद रखेंगे इसमें ग्राम आता है, ताल्लुक आता है और जिला आता है। ठीक है ना, ग्राम, ताल्लुक और जिला आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? तो निर्दिष्ट लक्ष्य पूछा है आपसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें जो विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य है ये 8% है। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो इंडिया, भारत है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9% का वैसे किया गया था। 9% सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि की गई थी वो 9% की थी, लेकिन 2013 में संशोधन के बाद ये 8% रह गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो विदेशी विनिमय है उसके संचय का जो रखरखाव है, तो सबको पता होना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगर हम बात करें गाइस के विदेशी विनिमय होता क्या है, जैसे कि डॉलर, कुछ हद तक पौंड भी आता है इसमें, ठीक है ना, डॉलर तो आप लोग जानते ही होंगे, डॉलर, पौंड भी आता है, और यूरो, जापानी येन, और चीन का जो यूनान के रूप में रिजर्व बैंक में संचालित रहता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये सारे रिजर्व बैंक में संचालित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, आप लोग सही से जरा आंसर लगा लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, मतलब जीडीपी? जीडीपी का पूछा है कि भारत में जो जीडीपी है उसका सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? तो ये होता है सेवा क्षेत्र से। कहां से होता है सबसे बड़ा भाग प्राप्त? सेवा क्षेत्र से होता है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान की, तो वर्तमान में कितना परसेंट हो रहा है? लगभग 52%, सॉरी 52% का जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र दे रहा है भारत के जीडीपी में। और अगर हम बात करें ये कितने नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, सेवा क्षेत्र एकदम फर्स्ट नंबर पे आता है। और अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे 30% का औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र से है, और ये सेकंड नंबर पे आता है। जबकि भारत की रीढ़ कही जाने वाली कृषि से हमें 17% प्राप्त होता है, और कृषि से 17% जो है वो प्राप्त होता है, और ये थर्ड नंबर पे आता है। जीडीपी में जो कृषि है हमारी वो कितने परसेंट का योगदान देती है? वो 17% का योगदान देती है, और ये थर्ड नंबर पे आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन तो कर गए हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी मैम? तो पीडीएफ भी मिल जाएगी गाइज, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ओनली मतलब यूपी, पीसीएस और यूपीएससी के लिए जुड़ना है, सिर्फ यही कंटेंट चाहिए आपको, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें है स्टडी विद रूही मैम, ओके। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट के साथ साथ आपको डेली का करंट अफेयर्स भी चाहिए, करंट अफेयर्स, तो आप जुड़ सकते हैं द बेस्ट ज्ञान से, द बेस्ट ज्ञान, ठीक है। बाकी आपको सब पता ही है, द बेस्ट ज्ञान पर आप लोग जुड़ सकते हैं, और द बेस्ट ज्ञान से जुड़ करके आप लोग करंट अफेयर भी ले सकते हैं, बाकी का मटेरियल भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो चलिए आज का जो अभी क्वेश्चन है हमारे पास ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो मुद्रास्फीति के जो प्रचलित माप पूछी गई है आपसे, ये कौन सा सबसे प्रचलित माप है? तो ये आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक।
मुद्रास्फीति के प्रकरण का सबसे प्रचलित माप जो है थोक मूल्य सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को जोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। मतलब प्राकृतिक पूंजी में किस एक को छोड़कर सभी सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक अगर हम पूंजी की बात करें तो वन क्या है, प्राकृतिक पूंजी है। जल क्या है, प्राकृतिक पूंजी है। खनिज क्या है, प्राकृतिक पूंजी है। जबकि जो सड़कें हैं वो प्राकृतिक पूंजी नहीं है, ये मानव निर्मित पूंजी है। ओके, तो आंसर क्या होगा, सड़कें जो है वो मानव निर्मित पूंजी है। ओके, इतनी बात तो आपको वैसे नॉर्मली समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक पूंजी की, तो इसमें जो भी प्राकृतिक पूंजी है ना, इसमें समस्त पारिस्थितिक तंत्र आता है। जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे कि अगर मत्स्य पालन की बात करें, वनों की, मिट्टी की, पोषक तत्व, पुनर्चक्रण या फिर पराग, समस्त तरीके की जो चीजें होंगी वो किस में आएंगी, प्राकृतिक में आएंगी। ओके, और जो भी मानव निर्मित करता है वो प्राकृतिक पूंजी में नहीं आता। तो सड़कें यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकस्मित किया है, नो आंकलित होगा, यहाँ पे क्या होगा, आकलित किया है। ठीक है ना, कितना आंकलित किया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे होगा 37.2%। कितना आंकलित किया है, 37.2%। अगर इसमें दो तरीके से हम इसको बांट दें, एक तो ग्रामीण और एक होगा हमारे पास शहरी या नगरीय आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है वो है 41.8%, जबकि शहरी क्षेत्र की जो गरीबी है वो है आपके पास 25.7%। ओके, तो जो तेंदुलकर समिति है भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का जो प्रतिशत आकलित किया था वो 37.2% है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में इतनी है गरीबी और शहरी क्षेत्र में ये गरीबी है। और ये कब स्टार्ट हुई थी तेंदुलकर समिति की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी, आप लोग यहीं पे लिख लेंगे छोटा सा, 2005 में इसका गठन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है। तो दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है वो आपका कहां स्थित है, तो ये है आपका देहरादून में स्थित। कहां स्थित है, देहरादून में। और दृष्टि विकलांग की अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो जो स्थापना का समय है, स्थापना तो ये है 1997। ओके, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। ठीक है ना, तो सरकारी तौर पर जो परिवार नियोजन है गाइस कार्यक्रम को सर्वप्रथम जो अपनाया है ना, वो भारत ने अपनाया है। किसने अपनाया, भारत ने। बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं, भारत की जनसंख्या के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। अगर हम बात करें ये कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 1951 में। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये 1951 में सबसे पहली बार भारत ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट है, भारत में शुरू की गई स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। स्वाभिमान जो योजना है वो किससे संबंधित है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपका आंसर होगा ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रामीण बैंकों से। कब स्टार्ट की गई थी स्वाभिमान योजना, ये स्टार्ट की गई थी, अगर हम स्टार्ट की बात करते हैं तो 2011 में स्टार्ट की गई थी। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो द्वारा में आप लोग याद रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित जो हुआ है वो आपका हुआ है 2008 में। कब हुआ है, 2008 में हुआ है। अब ये अगर हम इसमें दो तीन चीज़ों की बात करें, ये अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को एक संविधान उपलब्ध कराता है। ये जो मतलब अधिनियम है ये राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड को एक संविधान उपलब्ध कराता है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में मतलब असंगठित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चमड़ा कार्यकर्ता होते हैं, बीड़ी मजदूर होते हैं, इन सभी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके पास विजय केलकर। कौन होंगे गाइस, विजय केलकर। आंसर होगा हमारे पास सी। और अगर हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 13 नवंबर
2007 को। गठन कब हुआ? 2007 को हुआ। अब अगर हम यहाँ पे 13वें वित्त आयोग पूछा गया है और प्रथम वित्त आयोग आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये होंगे केसी नियोगी। अब अगर 13 पूछा गया है तो 14 और 15 भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 14th अध्यक्ष और 13 के अध्यक्ष भी हमें पता होना चाहिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो जो हमारे पास 14 के हैं वो हैं वाई बी रेड्डी, ओके। और जो हमारे पास 15 के हैं वो हैं एन के सिंह। तो एक तो बहुत ही कॉमन सी चीज इसमें ये है, जो कि मुझे भी कई बार याद रहती है, कि फर्स्ट और 14 और 13 में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप एक एक बार सही से देखेंगे तो आप देख लीजिए, इन पे शॉर्ट फॉर्म में इनके नाम मिलेंगे आपको, शॉर्ट फॉर्म में नियोगी, फिर रेड्डी जी, फिर सिंह, ठीक है ना। लेकिन केसी नियोगी, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह, ओके। तो ये आपको फर्स्ट मतलब पता होना चाहिए, और फर्स्ट के साथ साथ 14 और मतलब जो सॉरी यहाँ पे ये 15 है, 15th है, ओके। आप लोग बाद में कमेंट करते मैम एक गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं पढ़ाया होता है सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। मतलब ये सॉरी है, बट अगर कहीं पे कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर आपको कुछ और भी सजेशन देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56। भारत में भारतीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन का धारणीय होगा यहाँ पे वैसे तो, ठीक है ना, क्या होगा? धारणीय, ठीक है ना। धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये होगा जल विद्युत, सबसे अच्छा स्रोत है। और अगर हम जल विद्युत की बात करते हैं तो ये प्रदूषित रहित है, ठीक है ना, प्रदूषण रहित है, प्रदूषण रहित है, ठीक है, प्रदूषण नहीं होता है, और लंबी अवधि तक चलने वाला उपलब्ध तरीका, और लंबी अवधि तक चलने वाला तरीका है, ठीक है ना, जल विद्युत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ फसल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खरीफ फसल की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ये जून जुलाई में क्या होता है, बोई जाती है, ठीक है, बोई जाती है। और अगर हम बात करें अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। अब जो भी स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि अपने गांव से होते हैं, ठीक है ना, वो अपने सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जून से जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सी जो अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। तो सारी खरीफ की फसलें आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फसलों के नाम फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो खरीफ की हैं, जैसे कि मक्का हो गई, मक्का हो गई, चावल हो गया, ठीक है, मूंगफली भी इसी में आती है। ओहो, मूंगफली पे ये लगेगा सॉरी, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गन्ने की, गन्ना होता है। सोयाबीन आती है इसमें, सोयाबीन। आपको अगर लगता है तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लिया करें, क्वेश्चन यहाँ से नहीं, सेम ऐसा नहीं मिलेगा, तो आपको इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आपको एक बार नोट डाउन जरूर करना चाहिए और इन पर वर्क भी करना चाहिए, ठीक है। कपास एक्सेट्रा बहुत सारी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। ये सभी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। जबकि इसमें कौन कौन सी मिल रही है हमें, कपास खरीफ की होगी, ठीक है, उसके बाद मूंगफली, ये भी हमारे पास खरीफ की होगी, मक्का भी खरीफ की होगी, जबकि सरसों जो है हमारे पास वो खरीफ की फसल नहीं होती है। तो अब एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, कि जो सरसों है ये कौन सी फसल है, ये रबी की है या जायद की है, दो और फसलें बची हुई हैं, कौन सी फसल है? तो आप लोग ये आंसर जरूर देना। जबकि जो सरसों की कटाई होती है वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जो कटाई होती है वो अप्रैल में होती है, ओके। तो चलिए आंसर हमारे पास हमें मिला है डी, तो आंसर डी है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 है? 2010 में बृहत्तम क्षेत्र मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र में तंबाकू उगाई जाती है, ये राज्य कौन सा है भारत में, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। अब अगर हम बात करते हैं भारत की तंबाकू उत्पादन में, तो ये थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो दो और कौन है, फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे आपका आएगा चीन, चाइना, चिंगी पिंगी, और सेकंड पे आपका आएगा ब्राजील, ब्राजील,
ठीक है ना, ब्राजील। तो तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा चाइना और ब्राजील के बाद थर्ड नंबर पे हमारा भारत आता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, तो उतना सारा हम नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इतना जान लें 15 राज्यों में 10 प्रकार की कम से कम तंबाकू उगाई जाती है, भारत के 15 राज्यों में, 15 स्टेट में। ठीक है, कितने, 10 टाइप, 10 टाइप की जो हमारी सॉरी 10 टाइप की जो तंबाकू है वो उगाई जाती है। ओके, तो आंसर हमारा होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है। तो कौन से ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो आबादी है उसका घनत्व सबसे कम है, तो आंसर होगा सी, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार में जो मतलब आबादी है इसका घनत्व सबसे कम है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। सॉरी गाइस, तो कौन से राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है छत्तीसगढ़ में। कितना अनुपात है, तो 969 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, 1000 बॉयज पर 969 गर्ल्स। ओके, तो ये लिंगानुपात होता है, और ये इतना है लिंगानुपात, और कहाँ पे सबसे अधिक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में रहता है, तो ये रहता है 17.5%। ठीक है ना, भारत में रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनगणना की, 2011 की जनगणना, ये 2011 की जो जनगणना है ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, राष्ट्रीय जनगणना है। ठीक है ना, राष्ट्रीय जनगणना है। जबकि स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये 7वीं जनगणना है, 7वीं जनगणना किसकी, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की। ओके, ये बात याद रखना। 2011 की जनगणना के बारे में अगर कभी पूछा जाए कितने नंबर की जनगणना है, तो 15 राष्ट्रीय जनगणना है। भारत की राष्ट्रीय जनगणना की अगर बात करें तो 15 नंबर की है, जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करें तो ये 7वें नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन किए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये है थार का मरुस्थल गाइस, थार का मरुस्थल। और ये इसकी अगर हम अवस्थिति की बात करते हैं, अवस्थिति की बात करते हैं, तो ये भारत एंड पीके, पाकिस्तान है ना, ये पीके ही है पाकिस्तान की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या जो है उनका मुख्य व्यवसाय जो है, मुख्य व्यवसाय अगर हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं और मरुस्थल में जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। लिखने का तरीका मेरा बिल्कुल चेंज हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये सर्वव्याधिक जो भी लिखा हुआ है सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है आपसे। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा आपका वो होगा रायबरेली। हाँ, आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे जो ऑप्शन है गाइस, आई एम सॉरी ये ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं। यहाँ पे आपके जो आंसर होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, 2011 की मतलब जो अंतिम आंकड़े थे उनके अनुसार जो राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था वो आपका था कौन सा, उत्तर प्रदेश। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। आई थिंक ये किसी और क्वेश्चन के आपके ये ऑप्शन लिख गए हैं, कोई बात नहीं, आप बस इसका आंसर नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई। तो 2012 के जो चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई वो हुई 35। ओके, 35 महिलाएं निर्वाचित हुई थी 2012 के विधानसभा चुनाव में, और इसमें लगभग जो लगभग नहीं, मैं पूरा सटीक वाला बताती हूँ, 582 महिलाएं जो थी वो मैदान में उतरी थी। लेकिन इसमें से कितनी जो निर्वाचित हुई वो कितनी हुई, 35 हुई। और इसमें सबसे अधिक जो 20 महिलाएं निर्वाचित हुई थी वो समाज पार्टी की थी, समाजवादी
समाजवादी पार्टी की थी। ओके, सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सी पार्टी से निर्वाचित हुई थी, आपसे अगर ये पूछा जाए तो समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये होगा कुल स्थानों का 1/3। कुल जो स्थान है उनका 1/3 जो है महिलाएं हैं। और ये कहाँ पे बताया गया? तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं, जो 73वां संविधान संशोधन था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती विधि जो थी, जिसमें विधेयक था 1994 का पारित किया गया था। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मतलब पंचायती विधि विधेयक जो था 1994 पारित किया गया था। ओके, और ये कब हुआ था? जो 22 अप्रैल को हुआ था, 22 अप्रैल 1994। और 1994 में ये प्रदेश में स्थापित कर दिया गया, सॉरी प्रवृत्त कर दिया गया, ऐसा मान लेते हैं कि 22 अप्रैल 1994 को ये स्टार्ट कर दिया गया था। तो आई थिंक आज के क्वेश्चन इतने ही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप एक इसको लाइक कर दीजिएगा। और लाइक के साथ साथ अगर अपने फ्रेंड्स जो भी आपके साथ यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए आप उनको भी ये क्लास जरूर से जरूर शेयर करें। बाकी आपको अगर हमारी मेहनत लग रही है कुछ तो आप लाइक करके जाएं, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेशन अपना स्टार्ट होगा, डेली ही हो रहा है 8 बजे। आपकी जो टाइमिंग है वो 8 PM है। ठीक है, 8 PM पे सारे लोग जुड़ जाया करें। लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे, मतलब की हुई है हमने स्टार्ट, तो आप लोग सभी जुड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।